गुड मॉर्निंग। मैं योगेश शर्मा विजय क्लासेज के लाइव एजुकेट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंदर हमने एक चैप्टर के अंदर जो इसके अंदर कुछ रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे थे और उन नियमों के अंदर जो है हमने यहाँ पर एक नियम पढ़ लिया था। वो नियम कौन सा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा जो नियम है उसको ध्यान रखिएगा, वो क्या है? यहाँ पर दूसरा नियम आता है और वो है कौन सा? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। एक एक बातें देखते रहिए, अच्छे समझ में आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगी। इसको सबसे पहले दिया कौन से वैज्ञानिक ने था? तो ध्यान रखना, इसको दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था? प्राउस्ट ने। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दिया था लाउसिए ने, और इस पर प्रयोग करके इस नियम की पुष्टि करी थी लाल-डोल्टन ने। द्रव्यमान संरक्षण की तो और स्थिर अनुपात के नियम को देने का श्रेय किसको जाता है? यहाँ पर प्राउस्ट को जाता है। और कब दिया था? 1799। ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने जो एक सिंपल सी बात आप लोगों को यहाँ पर बताई थी, और वो क्या थी कि जैसे मालूम ने कहा ना, कोई यौगिक लिया आपने, क्या लिया? यहाँ पर कोई यौगिक है और किसी यौगिक के, जैसे मान लो आप लोगों ने जल ही लिया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड कुछ भी लिया, एक यौगिक लिया और यौगिक में क्या होता है? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा तत्व होते हैं। तो किसी यौगिक में या किसी यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्व जो है, उपस्थित तत्व जो है, निश्चित तत्व इसके अंदर उपस्थित होंगे। इन उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान है, इन उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर निश्चित होता है। यानी कोई भी जो हमारे पास यहाँ पर यौगिक है और उस यौगिक में जितने तत्व मिले हुए हैं, उन तत्वों का जो द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर निश्चित होता है। यानी बिल्कुल क्लियर है कि एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, इनके अनुपात जो है वो हमारे पास अलग अलग नहीं होंगे। फिर ये जो यौगिक, ये यौगिक चाहे किसी भी विधि से, यौगिक चाहे किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ क्यों ना होना। जैसे मान लो आपने कहा कि सर हमने उदाहरण के लिए लिया, जैसे सोना चांदी हमें मिलता है, हमने जमीन के अंदर से सिनाबार जो है वो HGS मरकरी का अयस्क होता है, उसमें सिनाबार के अंदर HGS मिट्टी से मिले तो ठीक, और हम उसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए तो ठीक। दोनों के अंदर मरकरी और सल्फर का जो अनुपात है, वो अनुपात क्या होगा? यहाँ पर निश्चित होता है। यानी यौगिक किसी भी स्रोत से यानी प्रकृति से मिले तो ठीक, या किसी भी विधि के द्वारा बनाए जाए तो ठीक, उसका अनुपात हमेशा यहाँ पर क्या होता है? एक निश्चित होता है। जैसे अपन उदाहरण के लिए बात करें, यहाँ पर उदाहरण देखना, आप उदाहरण समझ में आएगा। जैसे हमने कहा CO2 का निर्माण, किसका निर्माण? CO2। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हम अलग अलग विधियों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे पहला हमने किया कोक को जलाकर, कोक को जलाकर। देखो कोक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोयला, और कोयले में क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन का दहन किया तो C+O2 आपको क्या मिल गया? यहाँ पर CO2, यही मिला। देखिए इसमें अनुपात देखते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। सर यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ पर 32। कितना होता है? 32। इसको काटा तो ये 4 से कट गया 3 बार, और 4 से कट गया ये 8 बार। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 3:8 है। एक उदाहरण और लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, चलो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो क्या होता है हमारे पास? है CaCO3। जैसे ही CaCO3 को गर्म किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला? CaO, और साथ में क्या मिल गया सर? CO2 गैस का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अब एक बात देखना, हमें तो क्या बनानी है? CO2। इस CO2 के अंदर एक थोड़ी देर के लिए अपन जो है अनुपात देखते हैं। कार्बन का यहाँ भी 12 ही होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 ही होगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का कितना हो गया? 32। यानी कि इस कंडीशन में भी इसका जो अनुपात आया है वो भी कितना है? अनुपात 3:1
8। दो विधियां हमने देख ली। पहली कोको जलाकर भी हम यहाँ पर CO2 प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोनेट को गर्म करके, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो भी हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, 3:8 इसका प्राप्त होता है। इसके अलावा सर हम यहाँ पर दूसरी बात करें तो दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सोडियम कार्बोनेट की सोडियम कार्बोनेट की तनु HCl के साथ यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 प्लस HCl। ये क्या बनाएगा सर, तो ये हमारे पास क्या बनाता है यहाँ पर NaCl, CO2 और जल का निर्माण करता है। 10वीं क्लास में आया था कार्बोनेट अयस्क की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और अम्ल बनाता था लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता था। तो ये बात यहाँ पर देखी, तो यहाँ भी हमें किसका अनुपात देखना है, CO2 का देखना है। देखिए कार्बन का यहाँ पे कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 32, तो कितना हुआ 3:8। तीसरी विधि में अनुपात वही है यार। और चौथा हम बात करें यहाँ पर, आपने नाम सुना होगा बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके, जब इसको हम गर्म करेंगे NaHCO3 को, जब इसे गर्म किया, इसको गर्म करने पर भी हमें यहाँ पर क्या क्या मिला सर, Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखना इस कंडीशन में भी इसका अनुपात कितना हुआ सर, 12:32 यानी 3:8। तो इससे क्या पता चलता है कि CO2 का निर्माण, देखो यहाँ क्या कहा, कोई भी यौगिक है, यौगिक हमारे पास कौन है, CO2। यौगिक का मतलब क्या होता है सर, कि जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, सिंपल सी बात है। इसमें दो तत्व कौन कौन है, C और O। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब तत्वों में, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के जो द्रव्यमान है वो निश्चित अनुपात में होता है। यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान हमारे पास किसमें होगा, यहाँ पर निश्चित अनुपात में होता है। अब उदाहरण के लिए हमने कहा कि CO2 बनाने, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी, हमने 4 तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। पहला, कोयले को गर्म करके कैल्शियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से। चारों तरीकों से CO2 बनी कि नहीं बनी, बनी है हमारे पास। लेकिन चारों तरीकों में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आ रहा है वो 3:8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये नियम यही तो कह रहा है कि यौगिक किसी भी विधि से, चाहे 4 विधियां चारों की चारों अलग अलग है कि नहीं है ना, जब चारों विधियां अलग अलग है फिर भी अनुपात क्या होगा, यहाँ पर निश्चित होगा उस यौगिक के तत्वों का। ये नियम हमारे पास क्या कहलाता है, यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखना, जल का नाम सुना होगा, जल देखा है, जल H2O। इस जल के बारे में बात करोगे ना, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें हाइड्रोजन का अनुपात 2:16, ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन होगा 2 से 1 बार और 2 से ये 8 बार। तो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना हुआ, 1:8। अब ये जल चाहे आप कुएं से प्राप्त करो तो ठीक, चाहे आप नदी से प्राप्त करो तो ठीक, और चाहे आप झील से प्राप्त करो तो ठीक, और चाहे आप इसे जो है अन्य ग्रह से प्राप्त करो तो ठीक, जहां से भी आप जल प्राप्त करोगे उस जल के यौगिक के अंदर, जल के अणु के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1:8 होगा। ठीक है, यानी एक निश्चित अनुपात है कि जल के एक अणु में 2 ग्राम तो हाइड्रोजन होगी और 16 ग्राम क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन होती है। तब जाकर हमें जो है यहाँ पर 18 ग्राम जल प्राप्त होता है। आई बात समझ में। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी है सर। अपवाद क्या है, ये जो नियम है ना, ये नियम समस्थानिकों के ऊपर, किसके ऊपर, समस्थानिकों के ऊपर लागू नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात तो यही है इस नियम में, सबके ऊपर लागू होगा लेकिन किसके ऊपर लागू नहीं होता है, ये नियम हमारे पास यहाँ पर समस्थानिकों के ऊपर लागू नहीं होता है। अब कैसे लागू नहीं होता है हमें देखना।
अगर आप लोग यहाँ पर समस्थानिकों की बात करोगे तो एक उदाहरण लेते हैं अपन लेड के समस्थानिक। किसके समस्थानिक? लेड। सर लेड का एक समस्थानिक होता है पीबी 206 और एक होता है पीबी 208। लेड के दो समस्थानिक है, एक तो कौन है पीबी 206 और एक कौन है पीबी 208। अब देखना पहला समस्थानिक जब क्लोरीन के साथ जुड़कर बनाता है तो बनाएगा क्या? PbCl2 ये बनाता है। सर Pb का तो बार कितना है? 206। क्लोरीन का एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो दो का कितना हो जाएगा? इंटू करना देखिए, 35 दूनी 70 और 5 और 5 10 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 71। ये दूसरा जब Cl के साथ संयोग करता है तो ये भी क्या बनाता है? PbCl2 ही बनाता है, लेकिन इसका अनुपात कितना आता है? 208:71। हमने यहाँ पर जब इस CO2 के और जल के बारे में देखा तो ये दोनों कहीं से किसी भी प्रकार से बने, लेकिन इनका अनुपात निश्चित था कि नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड में C और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है और यहाँ पर भी इसका अनुपात 1:8 होता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पर तो PbCl का अनुपात 206:71 है, लेकिन यहाँ पर दूसरे समस्थानिक इसका अनुपात कितना आ गया? 208:71। अनुपात चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जबकि दोनों का नाम क्या है? ये भी लेड क्लोराइड ही है और ये भी क्या है? लेड क्लोराइड ही है। जब दोनों का रासायनिक संगठन समान है तो अनुपात अलग अलग होगा। इसका मतलब जो स्थिर अनुपात का नियम है, ये नियम किस पर लागू नहीं होता है? यहाँ पर समस्थानिकों के ऊपर लागू नहीं होता है, बाकी सभी के ऊपर क्या होगा? ये लागू होता है। तो ये नियम हमारे पास कौन सा है? यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम, जो किसने दिया था? प्राउस ने दिया था। और क्या बताया था? तो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व जो है उनका द्रव्यमान या वो एक निश्चित द्रव्यमान में विद्यमान होते हैं या उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से या स्रोत से प्राप्त किए गए हो। ठीक है, तो ये नियम तुम्हारे समझ में आ गया होगा। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया है और उसमें 0.8 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। दूसरा प्रश्न क्या है कि इसे का मतलब इस कैल्शियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन और कैल्शियम की क्रिया से भी बनाया गया है। दो कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर एक तो क्या हो गई? कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया। दूसरी कैल्शियम और ऑक्सीजन की क्रिया से भी कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया, जिसमें 3.5 कैल्शियम ऑक्साइड में 1 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इस नियम को मैं यहाँ पर प्रमाणित करना है। सबसे पहले कितनी विधियों से कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया है? तो दो विधियों से बनाया गया है। एक तो कौन सी है? कैल्शियम कार्बोनेट वाली, और एक कौन सी यहाँ पर? कैल्शियम और ऑक्सीजन वाली। तो सबसे पहले अपन विधियों के आराम से देखते हैं। स्थिति फर्स्ट, स्थिति नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाली लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है। बस इस एक लाइन में हमें निकालना है। देखना निकालना क्या है? सबसे पहले देखो बनाया क्या गया है यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सर? CaO। तो CaO के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है। सिंपल सी बात, क्या निकालना है यहाँ पर? कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात। तो निकालो। देखिए क्या दे रखा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड में इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया है। कितना कैल्शियम ऑक्साइड है? 2.8 ग्राम क्या है यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ध्यान रखना स्थिति फर्स्ट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है ये कितनी है हमारे पास? 2.8 ग्राम है। ठीक है, और इस 2.8 ग्राम में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है सर हमारे पास? 0.8 ग्राम दे रखी है। तो कैल्शियम इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है हमारे पास? 0.8 ग्राम। अब एक बात बताना, टोटल कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 2.8। ऑक्सीजन कितनी है? 0.8। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की मात्रा भी होगी, तो कैल्शियम की मात्रा निकाल लेते हैं। अतः कैल्शियम की मात्रा, तो कैल्शियम की मात्रा क्या होगी हमारे पास? तो आप लोग सीधा सा बता दोगे कि कैल्शियम की मात्रा देखो टोटल 2.8 है। जैसे मान लो इतने रुपए तुम्हारे पास, इतने खर्च कर दिए, तो बचे कितने? इसमें से माइनस करने पर मिल जाएगा। तो 2.8
माइनस 0.8 कितना आ गया हमारे पास 2.0 ग्राम क्या है हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा स्थित है। ठीक है, अब ये बात हमने यहाँ पर निकाल ली। अब ये जो दे रखा है सुनना आराम से, 2 ग्राम कैल्शियम के साथ कितनी ऑक्सीजन मिली हुई है 0.8 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है मिली हुई है, यानी 2 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 0.8 ग्राम है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, क्यों कर रहे हैं इतना रामायण क्यों लिख रहे हैं, हमें क्या निकालना है इन दोनों का अनुपात यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनना आराम से, जैसे मान लो ये दे रखा है क्योंकि 2 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है हमारे पास सर 0.8 ग्राम है। अगर 2 ग्राम के साथ 0.8 है तो 1 ग्राम के साथ कितनी उसको निकालेंगे, अतः 1 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा और इसके साथ ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी, ये ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी हमारे पास 0.8 बटे 2। वही बात हुई ना कि 4 पेन 10 रुपए के आते तो 1 पेन कितने रुपए का आएगा 10 बटे 4। काटा तो कितने आ गए तुम्हारे पास यहाँ पे कितना आ गया, काटोगे तो 0.4, यानी इसके साथ कितना मिलेगा यहाँ पर 0.4 ग्राम क्या होगी हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन होती है। तो सिंपल सी बात क्या हुई, यहाँ तो कैल्शियम कितने थे 2 थे ना, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड में कितना एक ही है। तो इस Ca और ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है हमारे पास 1:0.4। अतः कैल्शियम व ऑक्सीजन का अनुपात, कैल्शियम व ऑक्सीजन का अनुपात, कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये अनुपात कितना आता है यहाँ पर 1। कैल्शियम का कितना है 1, भाई ये ना 1 ग्राम कैल्शियम में कितनी ऑक्सीजन मिली हुई है 0.4, ये 0.4। अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा वैसे देखना सर 2 ग्राम होगी कैल्शियम, कैल्शियम कितना हो गया 2 ग्राम, तो कैल्शियम कितना दुगना हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा दुगना, 1 का दुगना 2 और 0.4 का दुगना कितना हो जाएगा 0.8। ये हमने यहाँ लिखा था 2 ग्राम कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन कितनी मिली हुई है 0.8 ग्राम। अगर कैल्शियम 3 होता तो ये भी कितना हो जाता है यहाँ पर 12 हो जाता, होता है नहीं होता। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये तो कौन सी कंडीशन हुई पहली। अब आगे चलते हैं अपन स्थिति नंबर 2। देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन, अब कौन आ रहा है Ca और O, इस कैल्शियम और ऑक्सीजन की क्रिया से भी बनाया गया है किसको कैल्शियम ऑक्साइड को। कितना बनाया गया है 3.5 ग्राम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में 1 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। तो वही बात लिखेंगे स्थिति सेकंड में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा, ये लो सर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा तो कितनी है 3.5 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितने दे रखी है 1 ग्राम दे रखी है। अब हमें कैल्शियम ऑक्साइड की दे रखी है, ऑक्सीजन की दे रखी है, तो बचा कौन कैल्शियम, तो इसमें इसको माइनस करके कैल्शियम की मात्रा निकाल लेंगे, कैल्शियम की मात्रा, अतः कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, तो कैल्शियम की जो मात्रा ये कितनी होगी 3.5 माइनस 1.0 कितना आ गया यहाँ पर 2.5 ग्राम क्या होगा यहाँ पर कैल्शियम देखने को आप लोगों को मिलता है। ठीक है, अब वही बात वापस ही आ जाती है कि 2.5 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 1 ग्राम है। कितनी यहाँ पर 1 ग्राम ऑक्सीजन संयुक्त होती है, तो 1 ग्राम कैल्शियम के साथ कितने ग्राम 1 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाली
क्या संयुक्त होने वाली यहाँ पर 1 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा। संयुक्त का मतलब जुड़ना है। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि चूंकि 2.5 ग्राम कैल्शियम के साथ 2.5 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी दे रखी है ऑक्सीजन की मात्रा, तो तुम सीधा सीधा कितना बताओगे 1 ग्राम, यही आ रही है ना भाई। टोटल तुम्हारे पास 3.5 रुपए, इतने रुपए थे, 3.5 रुपए थे, इनमें से तुमने 1 रुपया किसी दोस्त को दे दिया और तुम्हारे पास कितने बच गए, 2.5 रुपए बच गया। तो तुम्हारे पास 2.5 रुपए में से तुमने कितने रुपए दोस्त, यानी 3.5 रुपए थे तुम्हारे पास जितने, तो उसमें से कितने रुपए दिए तुमने दोस्त को, 1 रुपया दिया ना। अब ये निकालने के बाद हम यहाँ पर 2.5 ग्राम में कितनी है, 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम मतलब 25 पेन, 10 रुपए के आते हैं, तो 1 पेन कितने का आएगा, तो भाग देंगे अपन यहाँ पर। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी हमारे पास से, क्या देखोगे आप लोग यहाँ पर, देखो 1 ग्राम कैल्शियम के साथ, 1 ग्राम कैल्शियम में या के साथ संयुक्त होने वाली, के साथ संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी निकालेंगे अपन, तो ऐसे कितनी है, 1 ग्राम कितने में है, 2.5 ग्राम में, आंसर कितना आएगा, देखिए भाग देके देखना, पॉइंट से पॉइंट गया 0.4 ग्राम, क्योंकि 1 पॉइंट लगे 100 हो जाएगा, 25 और 100। अब सिंपल बात वही आएगी वापस सीधी सी, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, कैल्शियम व ऑक्सीजन का अनुपात, कैल्शियम व ऑक्सीजन का अनुपात, तो हमें दूसरी कंडीशन में भी कितना मिलता है, 1:0.4। देखो 1:0.4, यहाँ पहली कंडीशन में हम इससे बना रहे थे गर्म करके, तब भी अनुपात कितना था, 1:0.4, और यहाँ दूसरी कंडीशन में भी कितना है, 1:0.4। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम 1 होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 0.4, चाहे फिर वो किसी भी विधि से प्राप्त हो। तो दोनों स्थितियों के अनुसार हमारे पास ये नियम यहाँ पर सिद्ध होता है कि नहीं होता है, होता है। तो क्या लिख देंगे, स्थिति फर्स्ट व स्थिति सेकंड में कैल्शियम व ऑक्सीजन का अनुपात 1:0.4 है, अतः स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। ठीक है, अगला जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम, जिसे अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है।